डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि अगर कृषि जगत में फसल की निगरानी, मौसम की भविष्यवाणी और बाजार की जानकारी रियल टाइम में मिलने लगे। ऐसा संभव हो रहा है आईओटी, एआई और एमएल जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से। आज का हमारा स्टार्टअप भी ऐसी ही आधुनिक तकनीकों से जुड़ा हुआ है। तो बिना देर किए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं यहाँ कलिशे इन्वेंशंस एक स्टार्टअप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने एक ऐप बनाया है एग्रीसेंस, जिसके मदद से किसान भाइयों को प्रिसीजन फार्मिंग की चीज़ें उनके मोबाइल की मदद से पहुँचाते हैं। इस ऐप में हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, मिट्टी के हेल्थ, क्रॉप पैटर्न्स और अलग अलग बीमारियों के बारे में एक मिला करके उन्हें इंसाइट्स देते हैं, जिससे उन्हें बेहतर पैदावार में मदद मिलती है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ हैं हमारे आज के एंटरप्रेन्योर अंकित कुमार जी। तो अंकित कुमार जी, अब आपसे हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से आप हमारे किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं एग्रीसेंस के द्वारा। तो जो भी ट्रेडिशनल फार्मिंग की चैलेंजेस हैं, प्रमुख चुनौतियां हैं, वो क्या कुछ हैं और एग्रीसेंस उनका सोल्यूशन कैसे दे रहा है हमारे किसान भाई बहनों को? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो सालों से ये करते आ रहे हैं और एक बहुत सारा नॉलेज बेस उनके पास ऑलरेडी है। बट क्या होता है कि समय के साथ वो नॉलेज बेस ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से हमारा क्रॉप पैटर्न या हमारा सॉइल में क्या क्या मिसिंग है वो एक जगह स्टोर नहीं होता है, जिसके बेसिस पे उन लोग अपना दिमाग लगा सके या रिकमेंडेशन दे सकें। तो हमारा जो एग्रीसेंस है वो इसी पे काम करता है कि हम लोग एक डिजिटल बेस्ड एप्लीकेशन मेथड से उनको वो सब इंसाइट्स देंगे जो उनके हिस्टोरिकल पेरेंट्स या पैटर्न किसे पता चलता है। और हमने ये ऐप इसलिए बनाया है ताकि मोबाइल अभी घर घर पहुंच चुका है, खास करके डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। उसके बाद हमारा जो मोबाइल हर किसान के हाथ में है आज, तो एक हमें लगा कि अगर हम उनके थ्रू रीच आउट करना चाहें तो हर किसान के पास हमारा बताया हुआ इंसाइट्स पहुंच सकता है और एग्रीसेंस वही काम कर रहा है। जी, तो जब हम प्रमुख चुनौतियों की बात करते हैं फार्मिंग फील्ड की, तो वो क्या कुछ है? अभी जो है कि हर सॉइल का फर्टिलिटी कम होते जा रहा है, जो हम लोगों को पता है। और जितने भी फर्टिलाइजर्स कंपनी हैं वो मोस्टली काम करती हैं केमिकल क्या क्या मिसिंग है। जितने भी आप फर्टिलाइज़र देखिएगा, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का रहता है। बट हमारे एग्रीसेंस में जो एक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती दिए हैं, मे बी अभी बाहर किसानों को भी नहीं पता है, बट बहुत सारे इंटेलेक्चुअल समाज के उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी हम लोग एक मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो उसकी फर्टिलिटी केमिकल के वजह से मिसिंग है, उतने ही कुछ जीवित ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआज। उनका भी उतना ही रोल है फर्टिलिटी सॉइल के बचाने में जितना कि केमिकल्स का है। तो केमिकल्स पे एक पूरा बिजनेस बना हुआ है, बट माइक्रोबायोलॉजी जो जीवित ऑर्गेनिजम्स है वहाँ, उसके बारे में बात ही नहीं होती है। तो हमारे एग्रीसेंस में हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजी की भी टीम है जो बैक्टीरियाज पे काम करती हैं। इन्होंने एक ऐसा यंत्र निकाला है जिससे कि हम एक जगह का मिट्टी लेते हैं, उसका एनालिसिस लैब में करते हैं और एक हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं कि वहाँ पे नेचुरल अकरिंग कौन कौन से जीवित ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, जिसके इम्प्रूवमेंट पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स के साथ साथ नेचुरल वे में बढ़ेंगी। जी, आपने जीवित ऑर्गेनिज्म की बात की है, तो आपसे थोड़ा सा और जानकारी चाहेंगे कि मिट्टी के लिए क्यों उपयोगी है और किस तरह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बनाने में मददगार होते हैं। तो जैसा मैं बताया, ये जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं ये जिन मिट्टी में अलग अलग जगहों पे काफ़ी पहले से पाए जाते हैं, इवन इंसान आए उससे भी पहले ये थे। तो ये बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनका काम है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि हवा में हो सकता है, पानी में हो सकता है, मिट्टी में हो सकता है, और ये बदले में कुछ रिलीज़ करते हैं। इनका जो भी काम है, हमारे खास करके जो बायोटेक्नोलॉजी की टीम है
उनका ये मानना है जो भी जीवित ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, उनका एक काम है प्रकृति के बैलेंस को बचाए रखने में। तो ये जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिट्टी से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और कुछ इनका जो रिलीज होता है वो एक तरह से जो केमिकल डिफिशियंसी बताएं और किसी प्रकार की डिफिशियंसी को कम करने में बहुत सहायक है। जी, तो ये समझा जाए कि जो केमिकल का इस्तेमाल है उससे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो भी मर जाते हैं, जिससे कि एक कारण ये भी है मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आता है। जब भी हमने केमिकल डाला है तो हम लोग बस देखे हैं कि नाइट्रोजन या फास्फोरस या उसकी कमी होने पे हमने वो केमिकल डाल दिया। हमने इसके बारे में कभी नहीं बात किया, कभी नहीं सोचा कि ये केमिकल का वहाँ पे जो ऑलरेडी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो हमारे एग्री सेंस से और जो हमने रिसर्च IIT कानपुर के साथ स्टार्ट किया है, हमारा एक ये भी इसमें मकसद है कि हम लोग उस नॉलेज बेस को उसको बाहर में लोगों को बता पाएँ, क्योंकि जो किसान हैं हम लोग नहीं जानना चाहते हैं कि वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें, बट वो एक फ़ोन चलाएं और हम लोग उस पे उन्हें जो भी ज़रूरत इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके माध्यम से हम उन्हें पहुंचाएं, ताकि वो अपने मिट्टी के फर्टिलिटी को फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ नेचुरल में भी बना पाएँ। और फर्टिलाइज़र्स अगर कहीं पे कम यूज़ करना है तो वो भी हम अपने एप्लीकेशन से उनके तक पहुँचाना चाहते हैं। जो सॉइल हेल्थ है उसकी रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है वो कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो भी समझना चाहेंगे। तो जो एग्रीसेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, इसमें अभी हम लोग जो डेटा अवेलेबल है, जैसे आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सैटेलाइट से लगातार डेटा कलेक्ट करते रहती है हमारे मिट्टी के pH की, उसके मॉइस्चर कंटेंट की, उसके आसपास के क्या क्या क्रॉप पैटर्न्स हैं। तो हमारा जो ये इसरो है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलर डेटा कलेक्ट करती हैं और अभी इनफैक्ट उनका काफ़ी इनिशिएटिव भी इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है, जहां वो इस डेटा सारे को यूज़ करके किसान भाइयों बहनों को कैसे मदद कर सकते हैं। और उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे हमारी हैं उनको किसी तरह से एग्रीमेंट करने के लिए बुलाया भी है, जहां हम उनके सैटेलाइट इमेजेस को ले करके किसान भाइयों बहनों के लिए कुछ उपयोगी चीज़ बना सकें। तो हमारे एग्रीसेंस के माध्यम से भी हम सैटेलाइट का कुछ डेटा इंटीग्रेट करते हैं, कुछ वेदर पैरामीटर्स इंटीग्रेट करते हैं, और जैसे हमने बताया कि हम मिट्टी का सैंपल लेके अपने लैब भी लेकर के आते हैं, तो ऐसा 5-6 डेटा जो अगर आप एज ए इंसान करने जाएंगे तो आपको एक पूरा जीवन भी लग सकता है। वहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग लगा के सारे पैरामीटर्स को भेज करके जो किसान भाइयों बहनों की उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे कब कौन सा क्रॉप लगाया जाए, कब कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए, अगर कोई डिजीज़ होने वाला है तो होने के पहले कैसे बता दिया जाए कि इसके डिफिशियंसी हो सकता है, आप ये कार्य कीजिए अब वहाँ पे। तो एग्रीसेंस में हम लोग सारे डेटा को मिला करके एक आसान भाषा में किसान के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं। जी, तो आपने बात की है यहाँ पर पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट, तो वो भी आपसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से जो एग्रीसेंस है डिजीज़ मैनेजमेंट करता है। तो जैसा हमने बात किया कि अभी घर घर मोबाइल फ़ोन पहुँच चुका है, हर किसान के हाथ में आपको मोबाइल फ़ोन दिखेगा। तो हमारे अपने एग्रीसेंस ऐप में हमने एक बहुत सरल सा फीचर दिया है, जो भी डिजिटल फ़ोन है जिसमें इंटरनेट चलता है, कैमरा ज़रूर अवेलेबल होगा उसमें, और वो कैमरा से आप इमेज लेकर के हमारे एग्रीसेंस में अपलोड कर सकती हैं। हमारे पास उसमें एक कंप्यूटर विजन है जो मशीन लर्निंग के ही एल्गोरिदम पे चलता है। उसका काम ये है कि जैसे अगर आसान भाषा में हम किसी क्रॉप को देखें आज, तो मे बी कुछ ऐसी स्मॉल चेंजेस होंगे जो हमें अपने आंखों से न दिख पाए, बट कंप्यूटर एल्गोरिदम उस इमेज को पिक्सल बाय पिक्सल तोड़ के करता है, तो वो अर्ली साइन बता सकता है आपको। और इसके लिए हमें इमेज लेने के लिए ड्रोन पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। किसान जनरली भी अगर वो खेत में जाते हैं, एक फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हैं। हम अगर ग्रीन होगा तो हमारा एप्लीकेशन उनको बता देगा कि हेल्थ सही है। अगर थोड़ा भी साइन लगेगा कि आपको फ्यूचर में आज से 1 महीने बाद, 15 दिन बाद किसी डिजीज़ होने की संभावना है, तो आप पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। तो जो एग्रीसेंस जिन भी तकनीकों पर काम कर रहा है, उससे जो फार्मिंग की एफिशिएंसी है वो किस तरह से इम्प्रूव होती नज़र आती है आपको? तो पैदावार बढ़ने के लिए कोई फर्टिलाइज़र पे डिपेंड करता है, कोई हाई क्वालिटी सॉइल पे डिपेंड करता है, कोई हाई क्वालिटी सीड पे डिपेंड करता है, स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। तो एग्रीसेंस भी अल्टीमेट एग्रीसेंस का भी मोटिव है कि किसान भाइयों बहनों को पैदावार बढ़ाने में कैसे मदद करें। इसमें हम लोग कोई एक चीज़ उनको ना बता रहे हैं, हम लोग उसको एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे डेटा को इंटीग्रेट किए, आपके सॉइल को हेल्थ को इंटीग्रेट किए, माइक्रोबायोम जो मैं आपको बताया, जीवित ऑर्गेनिजम्स जो मिसिंग है लगभग सारे स्टडी से, उसको इंटीग्रेट किए, और सब मिला करके पैदावार कैसे बढ़ाया जाए इसका एक आपको एडवाइजरी जैसा दिए, जो कि किसान भाई बहनों अपने स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं।
जी, तो सॉइल टेस्टिंग कैसे होती है सब कुछ हम आपको लैब में ले जाकर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में, और आज हैं हमारे साथ अंकित कुमार जी। तो अंकित जी, हम लैब में आ चुके हैं, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर जो सॉइल टेस्टिंग है वो किस तरह से की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी लैब है। हम लोग जो भी सॉइल कलेक्ट करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उसके बाद सबसे पहले हम लोग उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने में जो मेन प्रोसेस होता है वो सबसे पहले हम सैंपल्स को यहाँ लेमिनर एयर फ्लो में लेकर के जाते हैं। इसके अंदर हमें इंश्योर करना रहता है कि कोई भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो हो वहाँ पे, जिसके लिए हमारे पास HEPA फिल्टर है, अल्ट्रावायलेट रेज है, जो कि इंश्योर करती हैं कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो हो रही हैं और जो हमें चाहिए वही ग्रो हो रहा है। एक बार हम लोग न्यूट्रिएंट्स में उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल देते हैं, फिर हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं जिसमें हम उन्हें आइडियल टेम्परेचर जो 27 से 37 तक देना चाहिए, हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेटर में। और यही वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी ऑर्गेनिजम्स का आइडियल ग्रोथ किया जा सके। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमाइजली मिक्स है या नहीं, उसके लिए एक शेकर भी हमारे लैब में अवेलेबल है। तो ये तीनों मिल करके इंश्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग आइसोलेट किए हैं मिट्टी से, वो ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके, और ताकि हम उन्हें एज अ बायोफर्टिलाइजर्स ट्रीट करने के लिए सॉइल को डाला जा सके। आपने बताया कि आप टेस्टिंग करते हैं, उसको कल्चर में रखते हैं, तो और उसके बाद जो हमें सॉइल है वो इम्प्रूव्ड मिलती है। जी, जैसे मैं अगर बात करूं, असम के किसी क्षेत्र से हमने एक सॉइल कलेक्ट किया, उसका सैंपल जैसे ही हमने लैब में लेकर के आया और उसकी टेस्टिंग की, पीएच टेस्ट किया, एसिडिक मिला, हमें मॉइस्चर कंटेंट चेक किया, अप टू द मार्क वो नहीं था, तो उस सैंपल से हमने कुछ बैक्टीरियाज़ को आइसोलेट किए और अपने लैब कंडीशंस में उनको बड़े स्केल में ग्रो किए। जिस बैक्टीरियाज़ की एक तरह से कमी हुई थी सॉइल में, जिसकी वजह से हमें एसिडिक सॉइल मिला, मॉइस्चर कंटेंट अलग मिला, नाइट्रोजन फिक्सेशन उस लेवल का नहीं था, हमने उनको कल्चर किया और एज अ बायो फर्टिलाइज़र के रूप में दोबारा से उसी सॉइल में डाला, जिसको हम लोग अब ट्रीटेड सॉइल बोलेंगे। जब हमने ट्रीटेड सॉइल का टेस्टिंग फिर से किया तो जो हमें एसिडिक मिल रहा था सॉइल, वो अब न्यूट्रल हो गया, जो कि ग्रोथ में मिलना चाहिए। जो हमें मॉइस्चर कंटेंट पहले इरेगुलर मिल रहा था वो इम्प्रूव हो गया। और अल्टीमेटली ये जो हम लोग बायो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आएगा, जो कि किसी भी क्रॉप के यील्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो इकोलॉजिकल रिस्क हैं, क्या वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में होते हैं या वो पूरी तरह से सेफ होते हैं? अगर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की भी बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 2 तरह के हो सकते हैं, एनिमल डिराइव्ड हो सकते हैं या प्लांट डिराइव्ड हो सकते हैं। इनके भी एक्सेसिव यूज में रिस्क उतना ही है। और जैसा कि हम लोग माइक्रोबायोम की तरफ से बात करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग काफ़ी सालों से यूज़ करते जा रहे हैं, उसके बारे में कंपनीज़ काफ़ी जानकारी ऑलरेडी दे चुकी हैं और हमारे किसान भाई भी जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो एक जानकारी है। माइक्रोबायोम के बारे में अगर हम बात करें तो एनिमल फर्टिलाइज़र अगर हम लोग वो यूज करते हैं तो उसमें ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा रहेगा। इससे क्या होता है कि सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, सारे बैक्टीरिया हमारे काम के नहीं हैं, बट अगर हम उन्हें एनिमल फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होने के कारण सारे बैक्टीरियाज का ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो वो एक ग्रोथ बढ़ना भी हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं है, बट जो भी बैक्टीरियाज हैं अगर उनका ग्रोथ बढ़ रहा है और वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सॉइल के हेल्थ में, तो एक तरह से वो हमारा ख़राब है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग को किसी स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बढ़ाने में देना चाहिए था, जो अब नहीं मिल पा रहा है। अगर प्लांट बेस्ड का भी बात करें तो उसमें भी सिमिलर इशू है, वो हाईली इनऑर्गेनिक इन नेचर रहते हैं, बट वो भी नाइट्रिफिकेशन को बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली जब भी वो ऑयल कहीं भी जाएगा, वाटर में जाएगा, तो एक्वेटिक लिविंग बींग्स को एक तरह से हार्म दे सकता है वो। तो एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या एनिमल रहे प्लांट रहे, उनका भी एक निगेटिव इफेक्ट है। अगर वो हार्मफुल है
तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है? जब भी हम कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ जान लेनी चाहिए। हम लोग जो यहाँ प्रेफर कर रहे हैं कि एक माइक्रोबायोम का रिपोर्ट हमारे एग्रीसेंस के थ्रू जो मिले, उसमें तो आपको एग्जैक्ट गाइडलाइन दिया जाएगा कौन सी फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनिक वे में भी। तो क्वांटिटी आप सतर्क रहने के लिए थोड़ा कम ही यूज़ करें। ज़्यादा करने से ग्रोथ जैसा नहीं है कि आपको ज़्यादा ही मिलेगा, जैसा मैंने बताया वो आपके आगे के कोई भी पानी का बॉडी आसपास है, नदी वगैरह, उसमें आपकी मछली वगैरह रहती तो उसको इफ़ेक्ट करेगा, और आपके मिट्टी के नाइट्रोजन साइकिल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर भी असर करेगा। तो एक्सेसिव यूज हमें अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो केमिकल हो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, बट दोनों के अपने फ़ायदे हैं। माइक्रोबायोम एक नया चीज़ है जिसमें हम लोग नेचुरली फर्टिलाइज़र को बढ़ा रहे हैं सॉइल को, इसीलिए हमारा मानना है कि उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जी, तो यहाँ पर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो एग्रीसेंस एकदम नई यूएसपी के साथ आया है और एक बहुत अच्छी जानकारी आज हमें यहाँ मिली है। तो कितना सस्टेनेबल आप एग्रीसेंस को पाते हैं? हम तो इसको सस्टेनेबल इसलिए भी पाते हैं क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा केमिकल दे ही नहीं रहे हैं सॉइल में, बस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होना चाहिए था उनके ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए हम लोग बस वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं या इंक्रीज्ड ऑफ माइक्रोब्स ही डाल रहे हैं वहाँ पे। तो ये सस्टेनेबल आएगा। जो नेचुरल कंडीशन था मे बी आपके मिट्टी का 30-40 साल पहले, हमारा यहाँ पे एक प्रयास है कि हम लोग वापस से रिस्टोर कर सके उसको, ताकि आपका फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्रूव हो सके। जी, और क्योंकि आपके स्टार्टअप को काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 साल फील्ड में आपको आए हुए हो चुके हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसानों का फीडबैक है वो किस तरह का आपको मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, तो जैसा कि एक एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, तो हमारे अर्ली मूवर के लिए हमने उन किसानों को चुना जहाँ पे एक इंडस्ट्री है, वो सेल कर रहे हैं देश विदेश में। जैसा कि आपको पता होगा असम के चाय बागान ब्रिटिश के टाइम से वो चलते आ रहे हैं। तो हम लोग शुरू में उन किसानों के पास गए हैं जिनका एक कॉमर्शियल मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, ताकि अगर हम उनको डायरेक्ट दिखाएं कि आपका यील्ड बढ़ रहा है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या एक एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार हैं। अभी सब्सक्रिप्शन फ़ी हमारा नॉमिनल भी रहेगा, बट फिर भी हमें कुछ अर्ली यूजर्स चाहिए, और इसीलिए हम आसाम के चाय बागान में जिनका फीडबैक हमें अच्छा मिला, और अब हम लोग केरला के भी इलायची वगैरह के प्लांटेशन जो हैं उसमें रीच आउट कर रहे हैं। जो एग्रीसेंस का जो ऐप है वो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग का जो इलायची का इसमें बहुत यूज़ होता है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है यार अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग का एरिया जो जितना बड़ा है वो ऐसा हम लोग कैटेगराइज कर दिया इसका डेटा के हिसाब से, क्या इधर क्या डालना है, इधर क्या डालना चाहिए, कौन सा टाइम में डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए, और किसका कमी है, किस चीज़ का कमी है, वो सब देखने के लिए। जो पेस्ट कंट्रोल का प्रॉब्लम रहता है उसके लिए भी थोड़ा हम लोग को बहुत हेल्प मिला। तो जो एग्रीसेंस है वो, क्योंकि आपको पता ही है कि जो किसान हैं हमारे वो छोटे किसान भी हैं और थोड़े बड़े किसान भी हैं, तो कैसे रीच आउट कर रहे हैं आप उन लोगों तक? अभी तो जैसा हमने बताया, प्लांटेशन ओनर्स जो हमें मिल रहे हैं वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनका एक बिज़नेस है डायरेक्ट, वो सिर्फ अपने खपत के लिए नहीं उपजा रहे हैं। चाय का बात करें, इलायची का बात करें, अभी हमें उनसे जो फीडबैक मिल रहा है उसके बेसिस पे अगर हम लोग एक बड़े प्लांटेशन को से मिल रहे हैं तो हम लोग आसपास छोटे छोटे किसानों को एज अ टेस्टिंग फेज भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें एक डेटा कुछ बढ़े, कुछ नए इमेजेस मिले। तो अभी उन पे हम लोग बिज़नेस पे नहीं फोकस कर रहे हैं, बट एज अ टेस्टिंग हम लोग उन किसानों से फीडबैक ले रहे हैं। जी, तो एग्रीसेंस जो है हमें ये तो समझ में आया कि इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि फ़सल को किस तरह से अच्छा किया जाए, लेकिन साथ ही साथ आप ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे हम मौसम का भी पता लगा सकते हैं पहले से ही, और साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो बाज़ार की जानकारी है वो भी ले सकते हैं। किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरह से जानकारी आप किसानों तक पहुँचाते हैं अपने एग्रीसेंस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? तो हमारा एक ये भी कहना है कि जब हम लोग एक एप्लीकेशन किसान भाइयों को डाउनलोड करवा चुके हैं, वो अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रिसीजन के साथ साथ अगर हम लोग मार्केट का भी उनको एनालिसिस दे सकें, जिसके लिए उन्हें कहीं और ना जाना पड़े। जैसा कि आपने बताया, वेदर का रिपोर्ट या बाकी रिपोर्ट हमें सैटेलाइट इमेजरी से इंटीग्रेट हो सकता है, बट अगर हम उन्हें आसपास के बाज़ारों से भी कांटेक्ट करा सकें तो उनको ये भी पता चल सकता है कब उन्हें कटाई करनी चाहिए, किस मार्केट तक लेके जाना चाहिए। इससे उनका समय भी बचेगा और उन्हें एक अच्छा मूल्य भी मिल पाएगा। जी बिल्कुल, और इवन उगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, क्योंकि ज़्यादातर किसान कई बार उनकी फसल में जो वो लगा देते हैं लागत, वो तक भी वसूल नहीं कर पाते। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पहले आप बाज़ार की जानकारी भी लें कि बाज़ार में डिमांड किस चीज़ की है। तो अंकित जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर।
गिफ्ट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज है हमारे साथ अंकित कुमार जी। तो जो क्लाइमेटिक चेंज है उसका काफ़ी असर हमारे उसमें एग्रीकल्चर फील्ड में देखा जाता है। तो एग्रीसेंस जो प्लेटफॉर्म है किस तरह से हमारे किसानों को मदद करता है? तो जैसा कि बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ इंडिया का एक टॉपिक नहीं है। हमारे किसान भाइयों को भी जानना चाहिए कि देश विदेश में बड़े बड़े लीडर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। ये जो गर्मी सर्दी इसमें डिफरेंसेस आए हैं हमारे पिछले जनरेशन से अभी तक में, इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट रहता है ग्रीन हाउस गैसेज़ का। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर हम लोग सॉइल के फर्टिलिटी को खास करके जो वहाँ पे उनका नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल केमिकल्स हैं, अगर बरकरार रखते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेज़ के इमिशंस को वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक क्लाइमेट चेंज में बहुत ही उभरता हुआ टर्म है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अगर हमारा सॉइल का नेचुरल ऑर्गेनिजम्स इंटैक्ट रहेगा तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। और एग्रीसेंस के माध्यम से जब हम लोग माइक्रोबायोम एनालिसिस देंगे उनको, उसका अगर हम लोग रिस्टोर कर पाते हैं तो क्लाइमेट चेंज को से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी हमें। बिल्कुल। तो ये जो माइक्रोबायोम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। तो जो उसकी रिसर्च है उसके लिए क्या पॉलिसी, क्या एजुकेशन और क्या कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है? अभी तो माइक्रोबायोम एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक है और हमें उम्मीद है कि काफ़ी नए प्लेयर्स इसमें आएंगे। बट कोई भी नए प्लेयर्स इसमें आए उसके लिए पहले पॉलिसीज़ में बहुत बदलाव या स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा। जैसा कि हम बात करें, हमारे देश में काफ़ी प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आईआईटी कानपुर। कृषि में भी काफ़ी प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। तो उन्हें आगे आकर के एक फार्मर्स को एडुकेट करना होगा कि माइक्रोबायोम लॉन्ग टर्म में क्यों ज़रूरी है उनको। क्योंकि जो मार्केट अगर आप देखिएगा तो एग्रो केमिकल प्रोडक्ट जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे काफ़ी भरा हुआ है। तो हमारे किसान भाइयों को भी ये समझने में कि माइक्रोबायोम का क्या ज़रूरत है, प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को आगे आने की ज़रूरत है। और एक बार ये इंस्टीट्यूट्स आगे आएँ, फार्मर्स को एजुकेट किया जाए इस रिलेटेड, तो उन्हें एक बेनिफिट मिलेगा। उसी समय पे फिर गवर्नमेंट की जो अलग अलग बॉडीज़ हैं वो भी आगे आएंगी, क्योंकि आईआईटी कानपुर अगर कुछ कह रही हैं तो देश सुनता है, फार्मर्स रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह का रिसर्च होता है यहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी पे लेवल पे अगर चेंज लाना है तो पहले एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को आगे आना होगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं माइक्रोबायोम बेस्ड इनोवेशंस की, तो उसके अपने क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आप इसमें? तो माइक्रोबायोम में चैलेंजेस तो अभी हमें काफ़ी फेस हुआ है। एक है कि कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं है। जैसा मैंने बताया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अगर आगे आते हैं, साथ साथ हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी चाहिए जिसमें कि पब्लिक हेल्थ वाले लोग आएँ, वहाँ बेनिफिट्स पता चले, फार्मिंग इंस्टीट्यूट्स आगे आएँ, एंड रिसर्च लैब्स हो गया या बायोटेक के डोमेन आए। तो अगर ये कोलैबोरेटिव रिसर्च आगे आएंगे तो एडुकेट करना भी इसी होगा और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो हमें वहाँ भी एक फ़ायदा मिलेगा। फिर माइक्रोबायोम एक टाइम लेने वाला है, क्योंकि जिस लेवल का हमारा देश है और हम लोग काफ़ी सालों से केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसको रीइंस्टोर करने में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, जिसके लिए सपोर्ट तभी पॉसिबल है जब कोलैबोरेशन हो इस फील्ड में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का और पॉजिटिव पॉलिसी चेंज आए। जी। अगर मैं फ्यूचर विजन की बात करती हूँ तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप कैसे किसानों तक पहुँचेंगे? जी, तो अभी जो एग्रीसेंस प्रोवाइड करता है किसानों को, वो इसके बारे में नॉलेज, एडवाइजरी, ये सब प्रोवाइड करता है। हम लोग कोई बायो फर्टिलाइजर्स सेल नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा एग्रीसेंस के माध्यम से ये मकसद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को एजुकेट कर सके इसके रोल के बारे में। फिर जैसा कि मैंने बताया, और पार्टीज़ आएंगी, ये एक उभरता हुआ डोमेन है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स उस लेवल में इंक्रीज होगा। बट एग्रीसेंस के माध्यम से सबसे पहले हम लोग इसके महत्व को दूर दूर तक किसानों में पहुँचाना चाहते हैं। इसी के लिए हमने एप्लीकेशन मेथड चूज़ किया ताकि हम उनके मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्टेड रह सकें और उन्हें इसके इम्पोर्टेंस, इसके फ़ायदे के बारे में बताया जा सके। जी। और अगर आज मैं आपसे आपका मैसेज जानना चाहूँ तो आप कौन सा मैसेज, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप उन्हें? जैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स को सिर्फ यील्ड के ग्रोथ से देखते हैं, वहाँ पे हम लोग एक नेचुरल हैबिटेट को भी रीस्टोर करने के मकसद से देखना चाहिए
और ट्रस्ट में उससे किसान भाइयों का फ़ायदा होगा, क्लाइमेट चेंज में गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और हम एक बेटर प्रोड्यूस और बेटर लाइफ जी पाएंगे। अंकित जी, आज आपने बेहद अच्छी जानकारी हमें दी है, एक नए टॉपिक से अवगत कराया है, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। माइक्रोबायोम्स का शायद जो हमारे किसान भाई बहन शायद नहीं जानते होंगे, सिर्फ हमें इतना पता है कि मिट्टी की जब जांच होती है तो उसमें NPK जो है हम उसमें टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन माइक्रोबायोम्स कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और कितना आपने उनके फ़ायदे गिनाए हैं। आज बेहद अच्छी जानकारी के साथ हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच। देखिए, जब से हमने एग्रीसेंस का यूज़ करना शुरू किया है तब से हमारी जो यील्ड है वो बढ़ गई है और मार्केट प्लेस में जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। नहीं तो पहले हमें काफ़ी मुश्किल होती थी और इंटरनेट के पहले तो और भी ज़्यादा इशू होता था, क्योंकि ये ऐप जो है वो IoT बेस्ड है तो हमें डेटा टाइम पे मिल जाता है। हम जो है मार्केट आराम से उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो पहले पता कर लेते हैं और बेचने में हमें बहुत आसानी होती है। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज़ का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनके इस्तेमाल से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके बल्कि कृषि में लगने वाले श्रम और जो समय है उसमें भी उनकी बचत हो सके। आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे IIT कानपुर। जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है और जहां डबल इंजन की सरकार है, क्या प्लस पॉइंट है? आज भारत सरकार की मदद से हमारी तमाम सड़कें देश के किसी भी राज्य से बेहतर स्वरूप ले रही। डिजिटल इंडिया की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसको और बेहतर बनाने के लिए किस तरह से, अगर मैं कहूँ, लोगों को जोड़ा जा रहा है, इस पर किस तरह से काम हो रहा है? तो मैंने सबसे पहले 10 नई स्ट्रीम शुरू की, जिसमें रोबोटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और इस तरह की तमाम गेमिंग एंड एनिमेशन, कुल 10 नई स्ट्रीम जो आज के डिजिटल इंडिया की आवश्यकता है उनको मैंने शुरुआत की। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी के साथ 26 जनवरी रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वो ऐतिहासिक तारीख जब लागू हुआ हमारे देश का संविधान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। जिस दिन देश का बच्चा बच्चा करता है हमारी एकता और अखंडता को सेलिब्रेट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथ ही उस एक्टर का जन्मदिन जिनके किरदारों ने किया हमारा भरपूर मनोरंजन। तुझे याद किया तेरा नाम लिया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व का सेलिब्रेशन और वर्सेटाइल एक्टर जैकी श्रॉफ की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखें रंगोली। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस रविवार 26 जनवरी सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले प्याज के भाव। हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में प्याज की खरीद 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज के सौदे 1950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं गेहूं के भाव। गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं की खरीद 3235 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में गेहूं का कारोबार 2730 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की बस्सी मंडी में गेहूं का भाव 3048 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब सेब के भाव की जानकारी। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब के सौदे 8000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का कारोबार 8300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब का भाव
9,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।